मोदी सरकार, ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ए इंडिया तुझको आजमाने की, वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम दिखाने वाले हैं 3 देवियां और सत्ता की चाबी। हर दिन की तरह आज भी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन। अरविंद जी, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। अरविंद जी, क्या इस बार दिल्ली की गद्दी की चाबी इन 3 देवियों के पास रहने वाली है, यानी माया, ममता और जयललिता? देखिए, एक इनिंग ये तीनों देवियां खेल चुकी हैं जब अटल जी की सरकार थी। अभी फिर यूपीए के विदाई का जब लक्षण दिख रहा है तो अचानक ये तीनों फिर नए सिरे से मजबूत होती दिख रही हैं। और ऐसी स्थिति जब भी आएगी तो 15-20 सीट जिसके पास भी होंगी, 20 सीटें 25 सीट, उसके लिए काफ़ी अवसर होगा। चलिए, अरविंद जी का भी पक्के तौर पर मानना है कि इस बार दिल्ली जाने का रास्ता इन तीनों देवियों से होकर जाता है। अरविंद जी, से हम बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के एपिसोड में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे चुनावी मौसम की सियासी बतकहियों को चुनावी चटपट में। स्नूप गेट पर जांच कमीशन बनाने और मोदी को घेरने की केंद्र सरकार की मंशा पर पानी फिरता दिख रहा है। 2014 में दिल्ली की गद्दी का सफर क्या इन 3 नेत्रियों माया, ममता, जया की मदद के बगैर पूरा नहीं होगा? इसी अहम सवाल से हम पर्दा उठा रहे हैं अपने आज के खास पैकेज सत्ता की 3 देवियों में। दिल्ली की गद्दी के इन दावेदारों की राह में सबसे बड़ी बाधा अरविंद केजरीवाल नहीं, आपका सांप नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की 3 देवियां हैं। इस मुद्दे पर अपनी एक्सपर्ट राय देने के लिए हाजिर हैं पंजाब केसरी ग्रुप के मुख्य संपादक अश्वनी कुमार, इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कौशल और न्यूज़ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की प्रबंध संपादक गीता सिंह। बातचीत के इस पूरे क्रम में हमारे साथ चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन लगातार स्टूडियो में बने रहेंगे। हमारा आखिरी सेगमेंट होगा चोट करेगा ताऊ। मारा नाम से ताऊ फुकाराम, जो मौजूदा सियासी हालात पर एक तंज कसता है। पर सबसे पहले पेश है प्रस्फुटित होती सियासी आहटें चुनावी चटपट में। स्नूप गेट पर जांच कमीशन बनाने और मोदी को घेरने की केंद्र सरकार की मंशा पर पानी फिरता दिख रहा है। इस बात से कांग्रेस हाईकमान भी परेशान है कि कोई भी रिटायर्ड जज आखिर क्यों इस जांच कमीशन की अगुवाई के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जांच कमीशन की अध्यक्षता के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर का नाम तय किया था। सूत्र बताते हैं कि जस्टिस कबीर इसके लिए तैयार नहीं हुए तो केंद्र सरकार ने जस्टिस एच.एस. बेदी और जस्टिस दीपक वर्मा से संपर्क साधा, लेकिन इन दोनों ने भी इसके लिए साफ मना कर दिया। यानी सरकार की एक अदद जज की तलाश अब भी जारी है। जायज होती है हर बात सियासत में, सच्चाई खाती है मात सियासत में, दिन होता है अक्सर रात सियासत में, गूंगे कर लेते हैं बात सियासत में। क्या वाकई इस दफे सत्ता की चाबी सियासत की इन 3 देवियों के हाथ रहने वाली है? इसी राज से पर्दा उठाएंगे हम आज की अपनी खास स्टोरी में। यूपीए हो या एनडीए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। दिल्ली की गद्दी के इन दावेदारों की राह में सबसे बड़ी बाधा अरविंद केजरीवाल नहीं, आपका सांप नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की 3 देवियां हैं, जिनकी कृपा के बगैर दिल्ली सबके लिए दूर हो सकती है। उत्तर प्रदेश की मायावती, बंगाल की ममता बनर्जी और तमिलनाडु की जयललिता, ये है राजनीति की 3 देवियां। और इन तीनों के बिना दिल्ली के गद्दी का गणित ना तो नरेंद्र मोदी के लिए हल करना आसान है और ना राहुल गांधी के लिए। तीसरे मोर्चे का कोई फलसफा तब तक परवान नहीं चढ़ पाएगा जब तक इन तीनों देवियों मायावती, ममता बनर्जी और जयललिता की इसमें भागीदारी ना हो। ये तीनों ही
अभी इंतज़ार कर रही हैं वक्त का, और जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ही ये अपने पत्ते खोलेंगी। अभी तो ये देवियां अपने पत्तों को छुपा के रख के बैठी हुई। ऐसा माना जा रहा है कि तीनों के पास कम से कम 20-20 सांसद ज़रूर होंगे। तो ऐसे समय में जब किसी भी दल के पास पूर्ण बहुमत होगा, ऐसी संभावना नहीं नज़र आ रही है। तो इन तीनों शीर्ष महिला नेत्रियों के हाथ में चाबी रहेगी, ये तो स्वाभाविक है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सत्ता की चाबी 3 देवियों के पास रहेगी। ये तीनों ही इस बार इस किंग मेकर की भूमिका निभाएंगी। तमाम चुनावी सर्वेक्षण इस बात का संकेत दे रहे हैं कि 2014 में इनकी ताकत बढ़कर करीब 80 सीटों की हो सकती है। बीएसपी को 23 से 25, अन्नाद्रमुक को 22 से 32 और तृणमूल कांग्रेस को 22 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी भले ही 272 प्लस की बात कर रही है, लेकिन एनडीए की गाड़ी 200 के आंकड़े के आसपास रुक सकती है। तब इन तीनों देवियों की कृपा के बगैर नरेंद्र मोदी का सपना साकार हो पाना मुश्किल है। कांग्रेस और यूपीए की हालत खस्ता है, लेकिन चुनाव के बाद अगर सेकुलर सरकार के नाम पर गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी दलों की गोलबंदी हुई तो भी इसमें इन तीनों देवियों का सबसे बड़ा प्रताप रहेगा। 200 अगर सीट आती हैं तो अम्मा सबसे पहले एनडीए में आएगी, और उसके बाद हो सकता है कि ममता ना आए, लेकिन मायावती जो है, क्योंकि बीजेपी के साथ पहले भी मायावती ने उत्तर प्रदेश में कई बार समझौते किए और कई बार इनके टूटे भी। अपनी भूमिका के बारे में कह रहे हैं, उसको अगर आप देखें तो कमोबेश ये लगता है कि तीनों कहीं भी अपने आप को पूरी तरह से कमिट नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी हो या फिर नरेंद्र मोदी, इन तीनों देवियों को साधने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जयललिता से लेकर मायावती तक कांग्रेस के मैनेजर इसी वजह से भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन अब तक इन तीनों ने कांग्रेस को अपने पास फटकने नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी तो किसी भी हालत में इस चुनाव को जीतने वाली नहीं है। तीसरा मोर्चा अभी तो हवा में है, अभी कुछ नहीं है। देश की इन 3 महिला नेत्रियों पर तमाम सियासी दलों की नज़र है। चुनाव के पहले किसी गठबंधन में इनकी दिलचस्पी नहीं दिखती। चुनाव बाद के गठबंधनों में इनकी भूमिका सबसे अहम रहने वाली है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नज़र टिकाए दावेदारों ने भी इनके आसपास अपनी सियासी कदमताल तेज कर दी है, पर फिलवक्त तो ये देवियां अपना पत्ता खोलने को तैयार नहीं दिखती। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लौट कर आते हैं पल दो पल में। 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी तो बन सकते हैं। करेगा इंडिया, करेगा इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस दफे के चुनावी महासमर को एक नए नजरिए से देखने वाले इलेक्शन प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में जिद सच दिखाने की। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे अपना खास पैकेज 3 देवियां और सत्ता की चाबी। आइए अपनी स्पेशल स्टोरी के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। नरेंद्र मोदी से दोस्ती के बावजूद जयललिता ने अपने पत्ते अभी तक खोले नहीं हैं। इसका एक कारण यह है कि राज्य में फिलहाल उनका सीपीआई के साथ गठबंधन है, और दूसरा ये कि जयललिता को लग रहा है कि तीसरे मोर्चे के किसी भी दल से ज्यादा सीटें उनके पास होंगी। तमिल पीएम का नारा अन्नाद्रमुक के नेताओं ने इसी सोच के साथ लगाया है। जयललिता तो खुद पीएम बनने के मूड में दिख रही हैं, इसलिए कांग्रेस या बीजेपी दोनों के साथ नहीं जाकर के अपना कोई थर्ड फ्रंट का अलायंस जरूर बनाना चाहेंगी। और जैसा कि अभी पिछले दिनों उन्होंने अपने एक भाषण में कहा भी कि अब समय आ गया है दिल्ली जाने का, और एआईडीएमके एक्सप्रेस को अब रेड फोर्ट एक्सप्रेस तक पहुंचना होगा। तीनों देवियों को साधने में बीजेपी को भी अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। दिल्ली में बीजेपी नेशनल काउंसिल की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने केंद्र राज्य के बीच बेहतर समन्वय की बात उठाई और क्षेत्रीय दलों के जख्मों को सहलाया। उससे साफ है कि उनके निशाने पर ये 3 देवियां ही हैं। बीजेपी हर हालत में अगर 190 और 200 के करीब पहुंचेगी तो छोटे छोटे दल जो हैं, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ मायावती
हो सकता है मायावती को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना करके उसको अपने साथ जोड़ा जाए, और ये भी हो सकता है कि अम्मा भी दो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी तो बन सकते हैं, तो अम्मा की भी इच्छा पूरी हो जाए, वो भी इनके साथ जुड़ जाए। लेफ्ट पार्टियों ने तीसरे विकल्प का राग जब अलापना शुरू किया तो ममता बनर्जी ने फेडरल फ्रंट का सुर्रा छोड़ा। ममता के फेडरल फ्रंट की चर्चा को नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में आगे बढ़ाकर एक नया रास्ता खोला। पीएम, सीएम, केंद्र, राज्य के मंत्रियों और अफसरों के बीच समन्वय की जो बात नरेंद्र मोदी ने कही, वो ममता बनर्जी, जयललिता और मायावती को ही नहीं बल्कि ओडिशा के नवीन पटनायक को भी पसंद आई होगी। ये तीनों ही पीएम पद के दावेदारी अपनी खुद की रखेंगी सामने, और एआईडीएमके के कार्यकर्ता तो अभी से जयललिता को फ्यूचर पीएम के तौर पे देखना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। इन तीनों देवियों का साथ पाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना अपना दांव चल दिया है। दोनों को इस बात का भरोसा है कि तीसरे मोर्चे के म्यान में इतनी जगह नहीं है कि मायावती और मुलायम, ममता और लेफ्ट उसमें एक साथ समा सकें। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को ही इस बात का भरोसा है कि तीनों की कृपा दोनों में से किसी एक पर ही बरसेगी। देखना, सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी नहीं आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। अरविंद जी, क्या वाकई बिल्ली के भाग से छीका टूटने वाला है? अभी जब पार्लियामेंट में एक खास किस्म का बदलाव होता दिखेगा तो उसमें फिर वो काफ़ी ताकतवर होकर उभरेंगी। अरविंद जी, ऐसे समय में जबकि तमाम बड़े दल जो सत्ता के दावेदार खुद को मान रहे हैं दिल्ली के, वो इनके आसपास कदम ताल कर रहे हैं, तो क्या उनको कहीं ना कहीं अंदेशा है कि इस बार जो हंग पार्लियामेंट के आसार बन रहे हैं? निश्चित रूप से अगली बार का जो सीन बन रहा है उसमें कई चीज़ें उल्टी सीधी होंगी जो अभी तक के गठबंधन थे उससे, और कांग्रेस बीजेपी की अपनी स्थिति भी जो अभी है उससे काफ़ी फर्क होने वाली। तो उसमें जो ऐसे प्लेयर, और संयोग से ये जो तीनों नाम हैं आप देखेंगे, इनकी अपनी ज़मीन पे बहुत फ़र्क होता नहीं दिख रहा है। जयललिता जो है 25 से 30 सीटों का आंकड़ा छू सकती हैं, ममता बनर्जी भी 25 सीटों तक जा पहुंचती हैं अगर, तो ऐसे में आपको क्या लगता है मायावती की बसपा कैसा परफॉर्म करेगी? देखिए, अभी भी बसपा सीधी घोषणा कर रही है कि वो अलायंस नहीं करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव तक के ये भविष्यवाणी टिकी रहेगी, इस पे भी अभी कहना मुश्किल है। अरविंद जी, जया, ममता और मायावती, इन तीनों में से किसको आप सबसे बड़ा दावेदार मानते हैं सत्ता की चाबी का? देखिए, इसमें दो लोग ऐसे हैं, जैसे ममता के लिए जो सुविधा है कि वो किसी भी तरफ जा सकती हैं, और वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ जाके देख चुकी हैं। तो वैसे में उनको पिछली दफ़े काफ़ी नुकसान हुआ है बीजेपी के साथ जाने से मुसलमान वोटों का। बंगाल में जितने मुसलमान वोट हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो किसी भी पॉलिटिक्स के लिए, चाहे लेफ़्ट की हो, कांग्रेस की हो, ममता की हो। तो इसलिए उनकी पॉलिटिक्स में एक ये लिमिट है, इसके बावजूद उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अरविंद जी, अगर आप बात करें इन तीनों देवियों की, तो ममता बनर्जी पहले भी भाजपा के साथ रह चुकी हैं अटल जी के ज़माने में, मायावती ने भी एक बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, और जयललिता भी कहीं ना कहीं एनडीए की पार्ट रह चुकी हैं। तो इन तीनों के लिए आपको लगता है ऑप्शन खुला है इस बार? नहीं, तीनों पे काम बीजेपी की तरफ से हो रहा है। जयललिता पे तो सबसे पहले से, जो जैसे नरेंद्र मोदी नेता बने हैं वैसे ही ये बात उठनी शुरू हो गई कि जयललिता से उनकी दोस्ती। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी चेन्नई जाते हैं और जयललिता उनसे मिलने को मना कर देती हैं? नहीं, जयललिता के एम्बिशन कहिए या उनको अपनी ताकत पे भरोसा, उनको अपनी ताकत पे ये भरोसा है कि जितनी सीटें उनको आएंगी, अभी उनको जो कुछ भी ऑफ़र किया जाएगा दोस्ती के नाम पे, अगले पार्लियामेंट में, अगली सरकार में उससे वो ज़्यादा पा सकती हैं। ये भरोसा उनको अपने पे है, इसीलिए वो अभी प्री पोल अलायंस किसी भी किस्म का करना नहीं चाहती। और दूसरा ये भी है कि संभव है कि बीजेपी से दोस्ती में उनको थोड़ी कहीं नुकसान थोड़ा उठाना पड़ जाए। आज की राजनीति में जहां तमाम दल महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम खोखले वादे कर रहे हैं, ऐसे में इन तीनों देवियों का इमर्ज होना, इन तीनों देवियों का राजनीति में उभरना एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। अरविंद जी से हमारी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा।
वोट करेगा इंडिया में सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मारा नाम से ताऊ फुकाराम। करेगा इंडिया, करेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन से इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माया, ममता, जया में किसकी लॉटरी निकल सकती है इस बार। अरविंद जी, क्या लगता है? देखिए, लॉटरी कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तीनों ही अभी किसी फॉर्मेशन में जाने से बच रहे हैं और किसी भी किस्म का प्री पोल अलायंस करने से बच रहे हैं। अरविंद जी, अगर इन तीनों देवियों की बात करें तो मायावती का अनुभव भाजपा के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं रहा पहले, और ममता बनर्जी की दिक्कत ये है कि राज्य के 18 से 20% मुस्लिम वोट अभी पक्के तौर पर उनके साथ हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डर है कि मोदी के साथ जाने से उनके इस वोट बैंक में दरार आ सकती है। और जयललिता खुद को प्रधानमंत्री पद के तौर पर पेश कर रही हैं, तो उनके लिए भी एक दिक्कत है कहीं ना कहीं। गठबंधन पॉलिटिक्स में कोई बहुत अच्छा अनुभव होता तो अलग होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन एक तो मौजूदा स्थिति क्या है, आगे क्या है, उसमें ये बात जो आप कह रहे हैं कि बंगाल में मुस्लिम वोटर की ताकत, उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम वोटर की ताकत अपनी जगह है, तो इसलिए इन दो मायावती और ममता के लिए ये मुश्किल। पर मायावती से तमाम बातें हुई कांग्रेस की, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए ये लोग। अभी नतीजे पर पहुंचने का वक्त बीता नहीं है। अरविंद जी, पिछले दिनों मायावती अपने सांसदों की बैठक ले रही थी, तो उसमें किसी सांसद का प्रपोजल आया, बसपा सांसद का, कि बहन जी को डिप्टी पीएम के तौर पर खुद को पिच करना चाहिए, प्रोजेक्ट करना चाहिए, और मायावती ने मना नहीं किया, उस पर सोचने का आश्वासन दिया है उन्होंने। अब यही मैं कह रहा हूँ कि अगर प्री पोल अलायंस या वो सिग्नल होशियारी से दे तो अभी पीएम, डिप्टी पीएम जैसे कोई पद पाना इन तीनों के लिए असंभव नहीं है। इनकी खुद की नज़र जो है वो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर है, या ये किंग मेकर बनना चाहती हैं? नहीं, अभी तक तो किसी ने किंग मेकर वाला बहुत सीन दिया नहीं है। ये सब अपने अपने क्लेम, पिछले चुनाव में तो मायावती ने खुद अपनी पहल पे एक चौथा फ्रंट बनाया था। 2014 के आने वाले आम चुनाव में ये तीनों देवियाँ एक नई इबारत लिखने को तैयार दिखती हैं। मेरे वजूद का रिश्ता आसमान से है, न जाने क्यों उन्हें शिकवा मेरी उड़ान से है, मुझे यह गम नहीं, शीशा हूँ, हश्र क्या होगा, मेरी तो जंगे अना किसी चट्टान से है। सचमुच ये तीनों देवियाँ इस दफ़े की सियासत में एक नई इबारत लिखने का मादा रखती हैं। हम प्रोग्राम के आखिरी चरण तक आ पहुँचे हैं। चलते चलते चलिए आपको ताऊ से मिलवाते चलते हैं। अरे राम राम भाई, राम राम। मारा नाम से ताऊ फुकाराम, और प्यार ते मने लोग कहे अरे लठमार भाई, लठमार। लो, कमाल हो गया भाई, सच बोलना कोई लठ मार रहा हो वैसे के। अरे मैं तो कहूँ लोग कहने सच से मुंह ना ढापना चाहिए, सच तो हमेशा सच होवे। हाँ, और इबे आप लोग देख रहे हो प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया और चोट करेगा ताऊ। इबे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं भाई, कमाल हो गया सर। इलेक्शन होया नहीं, रिजल्ट आया नहीं, वो जीता नहीं, पर 56 इंच वाले मोदी को मीडिया वाले इब्बे से पीएम बना रहे सर। सपने में नहीं, सर्वे में नीतीश कुमार की ऐसी तैसी कर दी, लालू प्रसाद लाल हो रहा से, साइकिल पंचर हो गई से, और हाथ एकदम खाली से। ईब अपने छोरे का के होगा, बड़ी मेहनत से छोरे ने ईमानदारी की फैक्ट्री लगाई से, एक से एक ईमानदार नेता बनकर निकल रहे थे। ईमानदार और भ्रष्ट का परमट बांटने की कम्युनिस्टों की पावर भी छीन ली से। अरे वो तो सॉफ्टवेयर में खराबी हो गई से, अरे नहीं तो सेकुलर होने का सर्टिफिकेट भी मारा छोरा ही बांट रहा होता। अरे इतना सब करने के बाद भी सर्वे वालों ने पता नहीं मारे छोरे पर ध्यान क्यों ना दिया। अरे मीडिया वालों को रेफरेंडम कराना ही था तो मारे छोरे से करवाते। अरे के मजाल किसे दूसरे को जितने देता। हाँ, अब एक मजेदार किस्सा आप लोगों को सुनाऊं मैं।
एक बार एक ताऊ रेल में बैठकर मुंबई जा रहा था। रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। ताऊ बीडी लेन चला गया। पाछे से उसकी रेल निकल ली। उससे ही पटरी पे एक दूसरी रेल आ गई। कलकत्ता जाने वाली रेल आके खड़ी हो गई। ताऊ उसमें जाकर ऊपर वाली सीट पर बैठ गया। रेलगाड़ी जब माड़ी सी दूर जा ली तब ताऊ ने नीचे वाली सीट वाले मानस से पूछा, भाई किस जाएगा? उसने जवाब दिया, कलकत्ता। ताऊ बीडी चास के बोलिया, भाई आजकल तो कसूती आंडी टेक्नोलॉजी आ रही है। ऊपर बैठिया मानस मुंबई जा रहा है और नीचे बैठा मानस कलकत्ता जा रहा है। अब आपको अलविदा कहने का वक्त आ पहुंचा है। यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर होती है मुलाकात, इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। मैं त्रिदीप रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज़।